हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। कांस्टेबल का एग्जाम ओवर हो चुका है, आंसर की आउट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स ने अपने आंसर कीज के साथ मैच करके अपना स्कोर भी फाइंड आउट कर लिया होगा। नाउ इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। अब आप कट ऑफ में रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहने वाला, नहीं रहने वाला, ये आपके हाथ में नहीं है। और आपको इस चीज़ को सोचने में टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में था पूरी डेडिकेशन के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करना और एग्जामिनेशन हॉल में काम और कंपोज होके अपना 100% देना, जो आप कर चुके हैं। नाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट टारगेट। जो आप अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में भी लगे हैं तो आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विद इन अ मंथ और विद इन अ 1.5 मंथ रिजल्ट आउट हो जाएगा और आपको आपका फाइनल स्कोर मिल जाएगा। 2 दिन आप जो है रेस्ट कर चुके हैं, अब आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और यहीं पर जो है डिफरेंस रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। जो स्टूडेंट सही टाइम पे अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना जो है स्टार्ट कर देते हैं, वो रेस में आगे बढ़ जाते हैं। और जो ये सोचने में कि मेरा लिस्ट में रहेगा नहीं रहेगा, किसी दूसरों को पूछने में कि तुम्हारे कितने मार्क्स रहे, तुम्हारे कितने रहे, इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो आई एडवाइज यू कि जो भी परफॉर्मेंस आपकी रही है, अच्छी रही है तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपका नाम लिस्ट में रहे। और अगर नहीं रही है तो उस बारे में ठीक है, अफसोस होता है, बट 2 दिन हो चुके हैं। अब लीव दैट एंड मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट टारगेट। सो उसी में चलते हुए आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ नवंबर मंथ के। ये सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही थी। प्लेलिस्ट में आपको अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। कांस्टेबल का भी जो एग्जाम रहा, वहां पे भी 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। और आप में से जो भी बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट कि हमारी मंजिल भारत ऐप पे जेकेपीएसआई का कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। 280 के अराउंड वीडियोस ऑलरेडी वहां अपलोडेड हैं। प्रीवियस जो सिलेबस रहा है लास्ट टाइम का, उसके बेस पे ही, उसके सिलेबस के हिसाब से इन वीडियोस को बनाया गया है। न्यू सिलेबस अभी आया नहीं है। जैसे ही उसमें कुछ नए टॉपिक्स होंगे तो उसको भी कवर करा दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, वहां जाके आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज Which state government has launched the Elevate 2024 scheme for early stage startups? So किस राज्य ने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है Elevate 2024? इसका मकसद है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टार्टअप्स को, जो भी नए नए उद्योग शुरू हो रहे हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। अराउंड 50 लाख तक की असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड की जाएगी ताकि स्टार्टअप के इन्वायरमेंट को थोड़ा और जो है अट्रैक्टिव बनाया जा सके। आपको राज्य का नाम बताना है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका या झारखंड। सो दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ही वो राज्य है जिसने ये स्कीम लाई है। जो भी YouTube पे हमारे जो चैनल के वीडियोस अपलोड होती हैं, उन सब का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि PDFs कहाँ से मिलेंगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लेक्चर्स की PDF वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country recently discovered the Saturn-sized exoplanet named TOI 6651b? तो रिसेंटली एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हुआ है। एक्सोप्लैनेट का क्या मतलब है? प्लैनेट होता है ग्रह जो कि सन के आगे पीछे घूमता है, रेवोल्यूशन करता है, ठीक है, परिक्रमा करता है, उसके आगे पीछे घूमता है। एक्सोप्लैनेट है ऐसा प्लैनेट, ऐसा ग्रह है जो सन के अलावा किसी और स्टार की रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो जो 8 ग्रह हैं वो तो सन के आगे पीछे घूम रहे हैं, जिनके नाम हमें मालूम है। सो ऐसा प्लैनेट जो किसी और सन के आगे पीछे किसी और स्टार के, क्योंकि सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो स्टार के आगे पीछे घूम रहा है, उसे एक्सोप्लैनेट कहते हैं। और रिसेंटली एक देश ने सैटर्न के साइज का एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है। आपको बताना है वो कौन सा देश है। चाइना, इजराइल, जापान या इंडिया। सो दैट इज इंडिया। ठीक है, सैटर्न के साइज का, सैटर्न वो प्लैनेट जिसकी रिंग्स हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी हैं जिसके पास, ठीक है, मून्स हैं जिसके पास। सो उसके साइज का एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है भारत ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोयल रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो कोयल रिवर न्यूज में रही थी। कुछ बच्चे आप कह लें वहां ड्रॉन हो गए थे, उसकी वजह से ये रिवर न्यूज में रही। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये कहां से निकलती है? परसनाथ हिल, पलामू टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पंचमरी हिल्स। सो बात करें कोयल रिवर की, तो ये झारखंड की पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। वहां पर टाइगर रिजर्व है, दैट इज पलामू टाइगर रिजर्व, वहां से ये रिवर निकलती है। 2 भागों में बट जाती है, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट।
नदरन पार्ट ऊपर बहती हुई सोन नदी से जो है जाके मिल जाती है, और सदर्न पार्ट जो है वो उड़ीसा से होते हुए फाइनली जो है ये जाकर अपनी ब्राह्मणी रिवर से जाकर मिलती है। ठीक है, कौन सी रिवर से मिलती है? ब्राह्मणी रिवर से जाकर मिलती है। क्लियर? चलिए, What is the IUCN conservation status of North Atlantic right whale that was recently seen in news? तो IUCN conservation, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था बहुत सारी स्पीशीज को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में अरेंज करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी पॉपुलेशन को कितना ज्यादा खतरा है, कितनी पॉपुलेशन रह गई है। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, इस तरह की कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। सबसे टॉप पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहती हैं, जिनके अराउंड 90% की जो मैच्योर पॉपुलेशन है वो आप एक तरह से कहें खतरे में है या एक्सटेंट में है। ठीक है, सो रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो उसका जो सबसे ड्रास्टिक इंपैक्ट है अटलांटिक, अटलांटिक, इन सभी जगहों पे देखने को मिल रहा है। कोस्टल एरियाज इनमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आपको IUCN कंजर्वेशन स्टेटस पूछा जा रहा है। सो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दिस इज नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल। ठीक है, इस तरह से ये दिखाई देती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which city set a Guinness World Record by lighting over 2.5 million diyas during Deepotsava 2024? तो एक सिटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है स्थान मिला है, क्योंकि मैक्सिमम दियाज वहां पे प्रज्वलित किए गए और दिवाली पे ये हुआ। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा या हरिद्वार। सो दैट इज अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में 2.5 मिलियन के अराउंड दियाज जो है वो जलाए गए थे। सो इस तरह का जो था, और जो है एक तरह से कहें नजारा अयोध्या का था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली वेयर वर द सैंडस्टोन रेप्लिका ऑफ कोणार्क व्हील? कोणार्क व्हील जो कि आप एक तरह से कहें कोणार्क मंदिर में है। कोणार्क मंदिर की अगर हम बात करें, कोणार्क टेम्पल की अगर हम बात करें, तो ये कहां पर है? ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है। एक सन टेम्पल है ये। ठीक है, सन टेम्पल है और गुप्ता पीरियड में ये बनाया गया था। नरसिम्ह देव के द्वारा ये बनाया गया था गुप्ता पीरियड में। ठीक है, सो इसी में एक व्हील है, कोणार्क व्हील, और उसका एक रेप्लिका जो है सैंडस्टोन रेप्लिका इंस्टॉल किया गया है। आपको बताना है वो कौन सी जगह पे वो इंस्टॉल किया गया है। इंडिया गेट पे, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट हाउस? सो द करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में इसे ये किया गया है इंस्टॉल। सो हियर इट इज। ठीक है, ये कोणार्क व्हील है, राष्ट्रपति भवन में से इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट इज वेयर वाज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड? क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस रिसेंटली अफ्रीका में हुई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजीज बढ़ रही हैं उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट अफ्रीकन देशों में देखने को मिल रहा है, और उसी के बारे में चर्चा करने में कि उसका जो इंपैक्ट है उसे कैसे मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि अफ्रीकन देश जो है फाइनेंशियली अगर हम देखें, इकोनॉमिकली देखें तो कहीं ना कहीं पिछड़े देशों में आते हैं, तो डिजीज का वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ गया है। तो आपको बताना है कि ये कहां पर हुई। ठीक है, सो कीनिया, जिम्बाब्वे, कैमरून, साउथ अफ्रीका। सो द करेक्ट आंसर इज इट वाज हेल्ड इन जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में ये कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, जिम्बाब्वे। रीजन क्या था? रीजन था डिस्कशन करना कि किस तरह से जो डेट्रीमेंटल इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऑन द हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन पीपल्स, उसे कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, which organization has developed a catalyst to produce methanol using gases emitted from fossil fired power plant? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिटिगेशन जो है ना एक मेन टारगेट है अगर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कम करना है, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस जो देखें हम वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें चाहे व्हीकल एग्जॉस्ट की बात करें, मैक्सिमम अमाउंट में वो रिलीज होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की मिटिगेशन की बात चल रही है, और इसी के चलते एक ऑर्गेनाइजेशन ने कैटलिस्ट डेवलप किया है, जहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि फॉसिल फ्यूल जो यूज किए जाते हैं प्लांट्स में, उनके जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसको चेंज करके मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, हाइड्रोजनेशन हो कार्बन डाइऑक्साइड की और उससे मिथेनॉल बनाया जा सके, जो कि फिर इंटर्न फ्यूल की तरह यूज हो सके। तो आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो है वो डेवलप किया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। सो एनटीपीसी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनटीपीसी ने ये कैटलिस्ट बनाया है और इनके साथ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम भी साथ में मिले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम जो कि देहरादून में है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मिटिगेशन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री अनाउंस्ड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 इन डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉस्पिटल। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा कदम एक कंट्री ने उठाया है कि जो भी पब्लिक हॉस्पिटल हैं डेजिग्नेटेड, कुछ डेजिग्नेटेड उस चीज के लिए किए गए हैं, वहां पे अंडर 14 ईयर्स के एज के जो भी बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं उनको बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कैंसर आज की डेट में एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी बनती जा रही है। बच्चे हों, मिडिल एज हों, बूढ़े हों, हर पर्सन जो है इससे आप एक तरह से कहें ग्रसित होता जा रहा है। आप इसको लाइफस्टाइल का चेंज बोल सकते हैं, आप ईटिंग हैबिट्स का बोल सकते हैं, पोल्यूशन का बोल सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो द नेम ऑफ दैट कंट्री इज नेपाल, ठीक है। नेपाल ने ये अनाउंस किया है फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 इन डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉस्पिटल्स। Next is what is the name of the new stent retriever technology recently launched in India to improve stroke treatment? आपने कॉमन टर्मिनोलॉजी में सुना होगा कि अक्सर बात होती है कि एक किसी पर्सन को स्टंट डला है, जनरली सुनने में आता है स्टंट डला है, किसी को स्ट्रोक हो गया है। तो जब कभी भी ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज हो जाती है तो उसे पर्सन को जब एक पर्टिकुलर हार्ट की सप्लाई ना हो पाए, ब्रेन में सप्लाई ना हो पाए, तो पर्सन स्ट्रोक से ग्रसित हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, उस पर्टिकुलर आर्टरी को एक तरह से आप कहें एनलार्ज करने के लिए स्टंट डाला जाता है आर्टिफिशियली। अब स्टंट रिट्रीवर क्या हुआ कि कभी अगर किसी पोर्शन पे क्लॉट है, जैसे ये आर्टरी है, यहां पर अगर ये क्लॉट है तो इस क्लॉट को रिट्रीव करना है, निकालना है बाहर, तो उसके लिए स्टंट रिट्रीवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। स्टंट डाला जाता है और आर्टिफिशियल स्टंट डाला जाता है कैथेटर की हेल्प से और उसे फिर रिमूव किया जाता है और उसके साथ ही वो जो क्लॉट है वो भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है रिसेंटली ये एक टेक्नोलॉजी जो है बनाई गई है, उसका क्या नाम है, ASRS स्ट्राइड ग्रास रूट या स्ट्रोक केयर। सो दैट वाज ग्रास रूट, उसका नाम है ग्रास रूट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी है, वो आपको जानने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूं। दैट इज ग्रेविटी स्टंट रिट्रीवर सिस्टम फॉर रीपरफ्यूजन ऑफ लार्ज वेसल ऑक्लूजन स्ट्रोक ट्रायल, ठीक है। दैट इज द फुल फॉर्म, बट आपको ध्यान रखना है दैट इज ग्रास रूट जो है। अगर टर्मिनोलॉजी में भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कांस्टेबल में जुंटा टर्म पूछी गई थी, तो टर्मिनोलॉजी में भी अगर पूछा जाता है कि ग्रास रूट क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है। ये एक मेडिकल आप एक तरह से कहें टेक्नोलॉजी है जो स्टंट रिट्रीवल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। स्टंट को रिट्रीव करने की टेक्नोलॉजी है ग्रास रूट। Okay, next is which ministry recently launched the civil registration system mobile application to integrate technology with the governance? तो एक मिनिस्ट्री ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, मोबाइल सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है ताकि टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को आपस में जोड़ा जा सके, ठीक है। सेंसस जो है हमारे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया और आप कहें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और इसका काम क्या है बेसिकली इस मोबाइल एप्लीकेशन का, कि जो भी बर्थ रजिस्ट्रेशन होती है, डेथ रजिस्ट्रेशन होती है, उन सब को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इजी वे से आप बर्थ की रजिस्ट्रेशन करानी है, डेथ रजिस्ट्रेशन करानी है, उनकी कर सके, जिससे फिर फाइनल हेल्प जो है वो सेंसस में भी मिलती है, ठीक है। अगर आप पहले के टाइम की बात करें ना तो बर्थ रजिस्ट्रेशन वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस और उसमें काफी टाइम लग जाता था, ठीक है। लेकिन आज आप कहें स्ट्रीमलाइन है प्रोसेस। अगर हॉस्पिटल में हो रही है डिलीवरी तो वहीं से रजिस्ट्रेशन जो है चली जाती है म्यूनिसिपल ऑफिसेज में। अदरवाइज आप अब ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। तो किस मिनिस्ट्री द्वारा ये किया गया है? सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, Recently, the Himachal Pradesh government inaugurated the first digital library of the state in which city? Digital library. Libraries तो आप सबने यूज की हैं, जहां आप जाते हैं, मल्टीपल बुक्स हैं, कहीं कोई भी बुक आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी हुई कि जहां पर आप डिजिटली बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ने अपनी पहली डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो लाई है। कहाँ लाई है ये आपको बताना है, सोलन, मंडी, बिलासपुर या पालमपुर। सो टोटल 40% की कैपेसिटी है वहां पर
40% एट अ टाइम जो है वहां पे बैठ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज इन द बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में है ये पर्टिकुलर डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मिशन अमृत सरोवर? अमृत सरोवर मिशन जो है बहुत न्यूज में रहा, आपको बताना है इसका मेन मकसद क्या है। अमृत सरोवर प्रमोट ड्रिप इरिगेशन टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरियाज, टू इंक्रीज टूरिज्म इन रिवर सिटीज, नन ऑफ द अबव। सो अमृत आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड होगा, अमृत लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, सरोवर, ठीक है, वाटर पॉन्ड को सरोवर बोलते हैं। सो ये किससे रिलेटेड है? टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज जो ग्रामीण इलाके हैं वहां जो वाटर क्राइसिस है उसको डील करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और कब लाई थी ये स्कीम? ये स्कीम लाई गई थी 24 अप्रैल 2022 को। और 24 अप्रैल की अगर आप बात करें तो इस दिन एक और दिन मनाया जाता है, दैट इज पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी बनाया जाता है। 2022 में इस स्कीम को लाया गया था। क्या मकसद था इस स्कीम का? कि जो भी पॉन्ड्स हैं, जो भी लेक्स हैं, जो कि उनको रिजुविनेट किया जाए। ठीक है, उनको अगर सिल्टेशन हो गई है, किसी वजह से वहां पानी नहीं है, तो उसे रिजुविनेट किया जाए और वो पानी जो है वाटर सप्लाई के लिए भी यूज हो सके। ठीक है, टूरिज्म भी उसमें अट्रैक्ट हो सके, और वाटर क्राइसिस जो है, मेन प्रॉब्लम जो है वाटर शॉर्टेज की, उसे जो आप एक तरह से कहें टैकल किया जा सके। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसका टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाएगा। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड ऑल ओवर द इंडिया, हर डिस्ट्रिक्ट में देयर शुड बी अ रिजुविनेशन ऑफ अराउंड 75 वाटर बॉडीज, और टोटल 50,000 के करीब हो जाएंगे। ठीक है, मेन मकसद है वाटर क्राइसिस को टैकल करना। ठीक है, सो दिस इज ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक? तो नाम में ही आंसर है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, टू बूस्ट द मोरल ऑफ द पुलिस पर्सन। तो जो पुलिस कर्मी हैं, हमारी रक्षा के लिए जो तत्पर रहते हैं हमेशा, उनकी एक तरह से कहें आप मोरल बूस्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री द्वारा ये दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो इट इज बीइंग गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप आंसर में ही देख सकते हैं, दैट इज गृह मंत्री, है ना। गृह मंत्री कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। टाइफून कॉन्ग रे हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली? तो रिसेंटली एक कंट्री, नवंबर महीने में एक कंट्री में एक टाइफून आया था। आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जो इससे ग्रसित हुई। ताइवान, हांगकांग, वियतनाम की जापान? सो दैट वाज ताइवान। ताइवान में आया टाइफून कॉन्ग रे। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024? तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक करप्शन को खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इस आप एक तरह से कहें वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक को नवंबर मंथ में ये सेलिब्रेट होता है। आपको बताना है कि इस साल के विजिलेंस अवेयरनेस वीक की क्या थीम थी। सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। So the correct answer is culture of integrity for nation's prosperity. देश की बढ़ोतरी के लिए इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी को, जो है कल्चर ऑफ ऑनेस्टी को या इंटीग्रिटी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज which spiritual leader was recently honored with Fiji's highest civilian award, honorary office of the order of Fiji? तो recently एक spiritual leader को, ठीक है, धार्मिक प्रवक्ता को जो है एक ऑनर मिला है, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, जिसका नाम है ऑनररी ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आपको बताना ये किन्हें मिला? स्वामी मुकुंदानंद, माता अमृत आनंद माई, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव। So the correct answer is श्री श्री रवि शंकर। So here it is, इनको मिला है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तिहार फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तिहार फेस्टिवल
तिहार फेस्टिवल सिमिलर टू दिवाली होता है, उसी के कार्तिक महीने में ही ये बनाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, बट थोड़ा सा इसका थीम अलग हो जाता है कि यहाँ पर जो है एनिमल्स को जो है उनको भी आप एक तरह से कहे पूजा जाता है, या उनके जो कंट्रीब्यूशन को भी याद किया जाता है, ठीक है। और जो इसका लास्ट डे रहता है, 5 डेज की पूरी सेलिब्रेशन रहती है, जैसे हम दीपावली में भी देखते हैं, ठीक है, धनतेरस रहता है, दिवाली रहती है, पूरी 5 डेज की वैसी रहती है, उसमें गोवर्धन पूजा होती है। तो ये भी 5 डेज का रहता है और कार्तिक महीने में रहता है। और इसका जो लास्ट दिन होता है, उस दिन जो भाई और बहन है उनके रिलेशनशिप को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये फोकस करता है ह्यूमन रिलेशनशिप में, और साथ ही एनिमल्स के कंट्रीब्यूशन को भी ये एक तरह से आप कहें एक्नॉलेज करता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। तो कहां मनाया जाता है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। सो इट इज सेलिब्रेटेड इन नेपाल। नेपाल में ये मनाया जाता है। आप देखिए सिमिलर है, ठीक है, दिए भी जलाए जाते हैं, ठीक है, बट समवॉट आप इसे कह सकते हैं कि नेपाल की दिवाली, बट थीम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024? तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ट्यूबरक्लोसिस को पूरे वर्ल्ड से जो है इरेडिकेट करना है। भारत ने भी टारगेट लिया है 2025 तक टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को जो है भारत से खत्म करना है। और इसके चलते हुए बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लाई है, ठीक है। डॉट्स जो है मेडिसिन स्पेसिफिकली इसके लिए दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये देखा गया कि अक्सर टीबी के मरीज क्या रहते हैं, ये कहीं ना इसके जो सिम्टम्स है ना, वो आप एक तरह से कहीं पे एकदम से ओपन आपको वो सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। पर्सन को लगेगा कि वो क्योर हो चुका है, बट द बैक्टीरिया स्टिल लिव अंडरलाइंड, ठीक है। और स्लोली जब आप मेडिसिन को बंद कर देते हैं, पूरा कोर्स नहीं करते, तो वो दोबारा से रिलैप्स कर जाता है, और उस वक्त कोई भी एंटीबायोटिक उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। ये बहुत देखने को मिला। इसके लिए ये टारगेट किया गया कि 2025 तक इसे पूरा भारत से भी इरेडिकेट किया जाएगा। सो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लाई गई, ये आपको बताना है। ग्लोबल फोरम फॉर हेल्थ रिसर्च, ग्लोबल हेल्थ काउंसिल, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO द्वारा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आप कह ले लाई गई है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज व्हाट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड टू डिटेक्ट द लॉस्ट मयान सिटी हिडन इन द मैक्सिकन फॉरेस्ट? तो एक सिटी जो है डिटेक्ट की गई है मैक्सिकन फॉरेस्ट में, जो लॉस्ट हुई थी। आपको बताना है किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? जीपीएस, लिडार, सोनार, MRI। सो जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट का यूज किया जाता है ना, पोजीशनिंग देखने के लिए। जीपीएस में आप अगर किसी की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं तो सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। लिडार की अगर हम बात करें तो लिडार जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम है, और ये लेजर लाइट का इस्तेमाल करता है फॉर द डिटेक्शन, ठीक है, लेजर लाइट। सोनार की बात करें तो ये साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स छोड़ी जाती है, जब वो उसकी आप एक तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो उसके थ्रू जो है डिटेक्शन को आइडेंटिफाई, लोकेशन को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। MRI की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल दिस, आप एक तरह से कहें दीज टेक्नोलॉजीज। तो मैक्सिकन फॉरेस्ट में मयान सिटी को डिटेक्ट करने के लिए लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने 20 क्वेश्चंस जो कि बेस थे करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर, उसे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी, दैट विल आल्सो बी रिलेटेड टू द नवंबर मंथ्स करंट अफेयर्स, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।